आज मैं आपको साइप्रस के नज़ारे भी दिखाऊंगा और साथ में बात करूंगा बंदा सिंह बहादुर की। एक ऐसा योद्धा जिसने पंजाब को पहली बार मुग़ल सल्तनत से आज़ाद कराया और खालसा राज की स्थापना की। एक ऐसा योद्धा जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके रन में आते ही रणभूमि भी कांप उठती थी। एक ऐसा योद्धा जिसके खौफ ने मुग़ल सम्राट बहादुर शाह को विक्षिप्त कर दिया था। एक ऐसा योद्धा जिसने सूबा सरहंद के नवाब वज़ीर खान की हस्ती को हमेशा के लिए मिटा दिया। वही वज़ीर खान जिसने गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 छोटे साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवा कर शहीद कर दिया था। हमारे इतिहास के ऐसे अद्वितीय योद्धा का जन्म एक राजपूत परिवार में राजौरी में हुआ था, जो कि आजकल जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है। बचपन में उनका नाम लक्ष्मण देव था। खेती उनका पेशा था और शिकार करना उनका शौक। सिर्फ 11 साल की उम्र में एक बार घोड़े से एक हिरनी का पीछा करते हुए लक्ष्मण देव ने तीर से हिरनी का शिकार किया। जब हिरनी घायल होकर गिर गई तो लक्ष्मण देव ने खंजर से उसके पेट को चीर डाला। चूँकि हिरनी गर्भवती थी, तो जैसे ही उसने पेट चीरा, 2 छोटे छोटे इमैच्योर हिरनी के बच्चे पेट से बाहर निकले और लक्ष्मण देव की आंखों के सामने उन बच्चों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इस घटना ने बालक लक्ष्मण देव के मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला और गिल्ट की भावना ने उसे बिल्कुल डिप्रेस कर दिया। उसने तीर तोड़ दिए, खंजर फेंक दिया और कभी शिकार ना करने की कसम खाई। इस घटना के बाद लक्ष्मण देव बहुत चुप चुप और उदास रहने लगा। जब उसकी उम्र करीब 12 सालों की थी तो राजौरी में बैरागी मत के संत जानकी प्रसाद जी आए। लक्ष्मण देव की माँ उसे उनके पास ले गई ताकि वो इसका कोई इलाज कर सके। जानकी प्रसाद जी ने उनकी माता से कहा कि इस बच्चे को हमें सौंप दें, और माता जी की स्वीकृति के बाद वो उसे अपने साथ अपने डेरे पर रामथंभन ले गए और अब उसका नाम माधव दास रख दिया गया। करीब 1 साल के बाद वैसाखी के मेले पर वहाँ पर एक उदासी संत समर्थ रामदास जी आए और जानकी प्रसाद और रामदास के बीच धर्म वार्ता हुई, जिसमें रामदास जी की विजय हुई। तब माधव दास ने सोचा कि जब घर का त्याग कर ही दिया है तो अब मुझे उस गुरु के साथ रहना चाहिए जिसके पास ज्ञान ज़्यादा है। इसलिए वो उदासी पंथ में शामिल हो गए और समर्थ गुरु रामदास जी के साथ चल पड़े और उनके साथ पंचवटी नांदेड़ के पास पहुंच गए। 1683 में समर्थ रामदास जी की मृत्यु के बाद माधव दास जी ने जोगी औघड़नाथ को अपना गुरु बना लिया और जोग मत में शामिल हो गए।
1696 में औगड़नाथ जी की मृत्यु के बाद माधव दास ने अपना डेरा बना लिया गोदावरी के किनारे नांदेड़ में। लगातार साधना और गुरुओं की सेवा और उनकी कृपा से माधव दास काफ़ी रिद्धियों सिद्धियों के मालिक बन चुके थे। अब उनकी मुलाकात गुरु गोविंद सिंह जी से हुई 1708 में, सूर्य ग्रहण के दिन 3 सितंबर को। गुरु साहब उस समय नांदेड़ में थे और वो माधव दास के डेरे में पहुंचे। गुरु साहब पर माधव दास ने अपने सभी तंत्र मंत्र आजमा कर देखे, लेकिन वो सभी बेकार साबित हुए। तो वो गुरु साहब के चरणों में गिर पड़ा। गुरु साहब ने पूछा कि कौन हो? तो उसने जवाब दिया, आपका बंदा। जब वो समर्पित हो गया तो गुरु साहब ने उसे अमृत का पान कराया और उसे बंदा सिंह बहादुर का नाम दिया। उसे प्रेरित किया कि उसकी शक्ति और बहादुरी यहाँ छिप कर रहने में वेस्ट हो रही है और उसे इसे इस्तेमाल करना चाहिए मजलूमों की सहायता के लिए, जिनके साथ बहुत ही जुल्म किया जा रहा है मुगल सल्तनत द्वारा। गुरु साहब ने उसे पंजाब जाने का हुक्म दिया ताकि वजीर खान के जुल्मी राज को ख़त्म किया जा सके और खालसा राज की स्थापना की जा सके। गुरु साहब ने उसे 5 प्यारे, 20 सिख, 1 नगाड़ा, 1 निशान साहिब, अपनी कृपान, अपने 5 तीर जिनके आगे सोना लगा हुआ होता था, और हुक्मनामे दिए पंजाब के सभी सिखों के नाम, जिनमें सिखों को बंदा सिंह बहादुर की लीडरशिप में इकट्ठे होने और संघर्ष करने का हुक्म दिया। 5 प्यारे एक एडवाइजरी बोर्ड या काउंसिल की तरह थे और बंदा सिंह बहादुर को ये ताकीद की गई कि उन्हें उनकी सलाह और मशवरे से ही डिसीजन लेने हैं। अब बंदा सिंह बहादुर पंजाब की ओर चल पड़े और उन्हें करीब 1 साल लग गया नांदेड़ से नारनौल हरियाणा में पहुंचने में, क्योंकि सारे रास्ते में उन्हें छुप छुपा कर आना पड़ा और ज़्यादातर सफ़र रातों को करना पड़ा। रास्ते में ही उन्हें गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु का समाचार भी मिला, लेकिन इससे उनके हौसले पस्त नहीं हुए, बल्कि उनके हौसले और बढ़ गए। हरियाणा में पहुंचकर उन्होंने नारनौल, टोहाना और सोनीपत में कुछ सिखों को मोबिलाइज किया और करीब 500 सिख उनके साथ हो लिए। इसके बाद पहले सोनीपत में और फिर कैथल में उन्होंने मुगलों के सरकारी खजाने को लूटा, क्योंकि उन्हें मुद्राओं की ज़रूरत थी जिससे अपनी सेना बनाई जा सके और उनके सारे प्रबंध किए जा सकें। इसके बाद बंदा सिंह बहादुर जी ने सबसे पहले समाना पर अटैक किया। समाना जो कि सैयद जल्लादों का शहर था, उन जल्लादों का जिन्होंने गुरु साहिबान और उनके साहिबजादों को शहीद किया था। नवंबर 1709 में उन्होंने समाना पर कब्जा किया
और बहुत ही आसानी से सिखों की बहादुरी से उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। समाना एक डिस्ट्रिक्ट टाउन था और 7 परगने इसके साथ अटैच थे। चूँकि समाना प्रांत बहुत ही अमीरों और समृद्धों का प्रांत था, इसलिए वहाँ से इन्हें काफ़ी संपत्ति प्राप्त हुई, जो उन्हें अपने राज स्थापित करने में बहुत ही सहायक सिद्ध हुई। इसके बाद उन्होंने कुंजपुरा, गुर्रम और थस्का गांवों पर भी कब्जा कर लिया। इसी दौरान कपूरी गांव के सभी ब्राह्मण बंदा सिंह बहादुर जी के पास आए और उनसे ये फरियाद की कि वहाँ का हाकिम करमुद्दीन ने ये ऐलान किया हुआ था कि कोई भी ब्राह्मण लड़की तभी शादी के बाद अपने ससुराल जा सकती है, उसके पहले उसे उसके साथ रात बितानी होगी। और ऐसा वो कई दिनों से कर रहा था। बंदा सिंह बहादुर ने जब ये सुना तो उन्हें बहुत गुस्सा चढ़ा और उन्होंने उसी वक्त कपूरी गांव पर हमला किया और कमरुद्दीन को मौत के घाट उतार दिया और उस गांव को भी मुगलों के चंगुल से आज़ाद कर दिया। इसके बाद बंदा सिंह बहादुर ने सढौरा को अपना निशाना बनाया, जहां पर उस्मान खान ने पीर बुद्धू शाह जी का कत्ल किया था। उन्हीं बुद्धू शाह जी का जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी का भंगानी के युद्ध में बहुत साथ दिया था। इसलिए बंदा सिंह बहादुर जी सढौरा में पहुंचे और उन्होंने उसे मटिया मेट करके अपने कब्जे में कर लिया। फरवरी 1710 में बंदा सिंह बहादुर ने अपना हेडक्वार्टर नाहन के पास मुखलिसपुर के किले में बनाया, जिसे बाद में उन्होंने लोहगढ़ का नाम दिया। बंदा सिंह बहादुर पहले वो राजा थे जिन्होंने अपने राज्य में जमींदारी प्रथा को बिल्कुल ख़त्म कर दिया और गरीबों को अपनी ज़मीनों पर हक दिया। उन्होंने जुल्म के राज का बिल्कुल अंत कर दिया। रेप की सज़ा केवल मौत थी। मुसलमानों को भी उन्होंने समान अधिकार दिए और उन्हें अपनी फ़ौज में शामिल भी किया और उन्हें नमाज और हर तरह के हक दिए। और बंदा सिंह बहादुर एक ऐसे पहले राजा थे जिसने अपने राज का सिक्का, मुहर और कैलेंडर अपने नाम पर नहीं बल्कि गुरु नानक जी और गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर चलाया। अब चूंकि बंदा सिंह बहादुर जी को तोपों की और सारे हथियारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने मुस्तफ़ाबाद पर अटैक किया और उसे अपने में कब्जे में कर लिया और वहाँ से उन्हें काफ़ी सारे हथियार और ख़ासकर तोपें मिली जो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी थी। हालांकि अभी भी उनके पास इतने हथियार नहीं थे, घोड़े भी नहीं थे और ज़्यादातर उनके सैनिक अनट्रेंड और इमैच्योर थे। लेकिन धीरे धीरे गुरु साहब के हुक्मनामे जैसे जैसे सिखों के पास पहुंचते रहे तो माझा, मालवा और दुआबे के सभी सिख आकर बंदा सिंह बहादुर के झंडे तले इकट्ठे होने लगे और उनकी फ़ौज में शामिल होने लग गए। अब बंदा सिंह बहादुर का लक्ष्य था सरहंद और उसका नवाब वजीर खान। 12 मई 1710 को छप्पर छिरी में सरहंद और मलेरकोटला की जॉइंट सेना के साथ बंदा सिंह बहादुर
का युद्ध हुआ। बावजूद इसके कि उनके पास एक बड़ी और इक्विप्ड सेना थी, करीब 50,000 सैनिक, घुड़सवार, हाथी, तोपें, बंदूकें और पैदल सेना, इसके बावजूद बंदा सिंह बहादुर को इस युद्ध में उनके अगेंस्ट विजय हासिल हुई और इसका कारण था उनकी बहुत ही कुशल रणनीति। एक तो रण का मैदान और वक्त बंदा सिंह बहादुर ने अपनी मर्जी से चुना था, और फिर उन्होंने युद्ध के वक्त अपने आप को और एक सेना की छोटी टुकड़ी को युद्ध से दूर रखा और वो एक सभी के साथ युद्ध में शामिल नहीं हुए। और बहुत बाद में जब युद्ध अपनी चरम सीमा पर था तो अचानक बंदा सिंह बहादुर अपने साथ सेना की एक टुकड़ी लेकर युद्ध में गए और बहुत ही आकस्मिक तरीके से उसने दुश्मन सेना पर हमला शुरू कर दिया, जिसने कि दुश्मन सेना को बिल्कुल पस्त कर दिया। अब इसके आगे की बात आपसे पार्ट 2 में शेयर करूंगा। धन्यवाद।